नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सरहुल ईद और रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट। सरहुल के दिन बदला रहेगा रांची का ट्रैफिक। सुरक्षा को लेकर पुलिस का मॉक ड्रिल। एक सप्ताह में 3 बड़े पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पे है। त्योहारों के दिन हुई अप्रिय घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच ने 31 मार्च से 6 अप्रैल तक पुलिस को विशेष अलर्ट मोड में रहने को कहा है। राजधानी रांची से लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की बात कही गई है। केवल राजधानी रांची में 1000 अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। वहीं आज न्यू पुलिस लाइन में रांची पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां अत्याधुनिक हथियार से लैस पुलिसकर्मियों ने मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान दंगा और उपद्रवियों से निपटने के लिए रांची पुलिस ने शक्ति का प्रदर्शन किया। साथ ही असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्ती से रांची पुलिस निपटेगी। मॉक ड्रिल के मौके पर रांची सिटी एसपी सार्जेंट मेजर सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल स्पेशल ब्रांच के अलर्ट में बताया गया है कि 31 मार्च को ईद है, 1 अप्रैल को सरहुल का पर्व और 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शराब व मादक पदार्थों का सेवन कर पर्व के पवित्र वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा सकता है। राज्य की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता और निगरानी रखने की आवश्यकता है। हाथी का उत्पात जारी, एक की फिर ली जान। झारखंड में हाथी ने 2 दिनों में 6 लोगों को कुचला। केवल गुमला में 3 की हुई मौत। झारखंड में हाथी का उत्पात जारी है। शनिवार को एक बार फिर गुमला में हाथी ने एक वृद्ध को कुचलकर मार डाला है। वहीं शुक्रवार को हाथी ने गुमला के पालकोट में 2 लोगों की जान ले ली थी। इस 2 दिनों में हाथी गुमला, सिमडेगा और गढ़वा में कुल 6 लोगों की मौत के घाट उतार चुका है। हाथी के हमले में केवल गुमला में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार की घटना गुमला के रायडिया थाना क्षेत्र के सुगाकाटा गांव की है। यहां 65 वर्षीय फिरला नगेसिया की सुबह जंगली हाथी ने कुचलकर जान ले ली थी। मृतक के बेटे वीरेंद्र नगेसिया ने बताया कि उसके पिता सुबह 5 बजे महुआ चुनने अम्बाकोना जंगल गए हुए थे। इसी दौरान पालकोट की तरफ से आए एक जंगली हाथी ने उन्हें कुचलकर मार डाला था। घटना के बाद रायडिया थाना प्रभारी कुंदन कुमार मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को पालकोट प्रखंड में जंगली हाथी ने 5 लोगों पर हमला किया था। इनमें से 2 की मौत हो गई थी, जबकि 3 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के बाद अब मंच निर्माण का आदिवासी समाज कर रहा विरोध। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे मंच को लेकर आदिवासी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। इससे पहले फ्लाईओवर के रैंप के कारण स्थानीय सरना पूजा स्थल और सरहुल पर्व में जुटने वाली भीड़ को होने वाली कठिनाइयों को लेकर आदिवासी समुदाय ने आपत्ति जताई थी। अब मंच निर्माण को लेकर भी स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उनकी धार्मिक परंपराओं और आयोजनों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आदिवासी संगठनों के अनुसार सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप सरना स्थल के बेहद करीब बनाया गया है, जिससे पूजा पाठ के दौरान वहां आने जाने में मुश्किलें हो सकती हैं। सरहुल पर्व निकट है और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। ऐसे में अव्यवस्थित निर्माण से उनके धार्मिक अनुष्ठानों में परेशानी हो सकती है। इस बीच प्रशासन द्वारा मंच का निर्माण किया जा रहा है, जिसका स्थानीय महिला सुशीला सहित कई लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि मंच को पुरानी जगह पर स्थानांतरित किया जाए ताकि पूजा स्थल पर कोई व्यवधान न आए। इस विवाद के चलते प्रशासन और आदिवासी संगठनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। आदिवासी समाज का आरोप है कि प्रशासन ने बिना उनकी सहमति के यह निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समुदाय के लोगों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाओं को लागू करने से पहले उनसे चर्चा की जानी चाहिए थी। हजारीबाग में धारा 163 लागू। रामनवमी और ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट। हजारीबाग में शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी और ईद मनाने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। डीसी नैन्सी सहाय ने कहा कि सभी लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों पर्वों में सद्भावना बना रहना चाहिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि कोई अधिकृत व अनाधिकृत पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अफवाह फैलाएगा या धार्मिक भावना भड़काएगा तो हमें मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। हमें विश्वास है कि पत्रकार समाज हमारे इस अनुरोध का पालन करेगा और समाज में शांति और सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य साधनों से आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार
आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियो को फॉरवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरुद्ध यह दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 लड़कियां शादी कर पहुंची थाना, 5 सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। गिरिडीह जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। शुक्रवार को दोनों लड़की विवाह रचाने के बाद मुफस्सिल थाना पहुंची और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। लड़कियों की कहानी सुन पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गाँव की है, जहाँ 30 वर्षीय लड़की और 24 वर्षीय लड़की ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग 5 सालों से चल रहा है। दोनों में गहरा प्रेम है। अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने के लिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया और शुक्रवार को दोनों अपनी मर्जी से गादी श्रीरामपुर स्थित शिव मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों मुफस्सिल थाना आई। थाना आने के बाद दोनों लड़कियों ने पुलिस को एक आवेदन दिया और एक दूसरे के साथ विवाह करने की बात बताई। कहा कि वे दोनों एक साथ रहना चाहती हैं, लेकिन उन दोनों के घर परिवार वाले लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोनों ने उचित कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड में 1 जून से लागू हो सकती है नई उत्पाद नीति, 2 माह शराब बिक्री को लेकर असमंजस। झारखंड में 1 जून 2025 से नई उत्पाद नीति लागू हो सकती है, लेकिन इससे पहले राज्य में खुदरा विदेशी शराब की दुकानें चला रही एजेंसियों का टर्म मार्च में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अप्रैल और मई के 2 महीनों तक शराब की बिक्री कैसे होगी, इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग असमंजस में है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस अंतराल में शराब की खुदरा बिक्री जारी रखने के लिए वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में विभाग ने खुद ही 2 महीने तक शराब की खुदरा दुकानें संचालित करने की अनुमति मांगी थी। यह सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित कराया जाना था। हालांकि वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियों के साथ इस प्रस्ताव पर स्पष्ट जवाब मांगते हुए फाइल वापस कर दी है। अब उत्पाद विभाग दोबारा फाइल भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा सरकार विकल्प के रूप में पहले से काम कर रही मैन पावर एजेंसियों को 2 महीने का विस्तार देने पर भी विचार कर रही है। सरहुल को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, रांची के इन इलाकों में दोपहर 1 बजे से नहीं चलेंगे वाहन। सरहुल की शोभा यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल को शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान सभी बड़े वाहन राजधानी के बाहर ही रिंग रोड होकर अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। शनिवार को ट्रैफिक एसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। झारखंड का तापमान फिर 40 डिग्री के पार, 3 अप्रैल को छा सकता है आंशिक बादल, अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं। झारखंड में बारिश के बाद गर्मी का दौर लौट आया है। पिछले दिनों बारिश के बाद कुछ दिन गर्मी में से थोड़ी राहत मिली, पर अब एक बार फिर से तपीस बढ़ने लगी है। मार्च के अंतिम सप्ताह में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हो चला है। मौसम विभाग की माने तो मौसम में अभी आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के बीच अधिकतम पारा बढ़ा है। सामान्य से 4 डिग्री उछाल के बीच पलामू रीजन सबसे गर्म रहा। यह राज्य में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची में अगले 3 दिन तापमान बढ़ सकता है। इसके बाद ज्यादा बदलाव राज्य में नहीं होगा। पश्चिमी हवा आ रही है, लेकिन वातावरण में नमी होने से इसमें ठंडक है। इस कारण अभी लू जैसी स्थिति आने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 3 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। रांची पहुंचे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कोल ब्लॉक, सीमेंट प्लांट सहित अन्य निवेश पर की चर्चा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और ग्रुप के एमडी राजेश अडानी शुक्रवार की शाम रांची पहुंचे। वे रांची एयरपोर्ट से सीधे सीएम हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों के बीच लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक मीटिंग चली है। बिना किसी पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सीधा सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग को राज्य में ग्रुप की ओर से किए गए निवेश आदि को लेकर की गई चर्चा के रूप में देखा जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग के दौरान सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी और सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार शामिल थे। राज्य में अडानी ग्रुप के गोड्डा पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट सहित हजारीबाग में कोल ब्लॉक जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान हजारीबाग के गोंदलपुरा कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट के शुरू होने में आ रही परेशानी को दूर कराने का अनुरोध किया गया है। झारखंड में अडानी ग्रुप की ओर से किए गए बड़े निवेश में गोंदलपुरा कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट एक है। इस प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 513.18 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। कुल चिन्हित जमीन में ये 200 हेक्टेयर से अधिक जमीन फॉरेस्ट लैंड है।
इसकी क्षतिपूर्ति के अलावा कई दूसरी अड़चनें इस प्रोजेक्ट को लेकर है, जिसे दूर कराने को लेकर दोनों के बीच बातचीत होने की बात कही जा रही है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र समेत 4 पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में गुरुवार को बुलाए गए रांची बंद में शामिल जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो, ओम प्रकाश महतो, रुपेश कुमार और सुभाष चंद्र महतो पर नामजद व अन्य 50 के विरुद्ध लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, मार्ग को अवरुद्ध करने, दुकानदारों में भय की स्थिति पैदा कर जबरन दुकान बंद करवाने, पुलिस बल व दंडाधिकारी को जबरन कार्य से रोकने व जनजीवन को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी बंद के दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर विधि व्यवस्था में तैनात दंडाधिकारी किशोर लाल सोनी के बयान पर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप है कि जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो के नेतृत्व में 40 से 50 बंद समर्थकों ने हाथों में बांस लाठी लिए हुए उग्र होकर अल्बर्ट एक्का चौक पर यातायात बाधित किया है। पुलिस व तैनात दंडाधिकारी ने काफी समझाया कि मार्ग को जबरदस्ती अवरुद्ध न करें। मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से संत जेवियर्स कॉलेज में आयोजित परीक्षा में स्टूडेंट शामिल नहीं हो पाए। कई मरीज जिन्हें सदर अस्पताल जाना था, वे भी मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से फंसे हुए थे। इसके बाद भी देवेंद्र महतो ने समर्थकों ने जबरन अल्बर्ट एक्का चौक को जाम रखा था। हेमंत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण 20,000 करोड़ सरेंडर करना पड़ा। बाबूलाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण 20,000 करोड़ रुपए विकास योजनाओं में लगने के बजाय सरेंडर करने की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यदि बजटीय धनराशि का सही उपयोग किया जाता तो राज्य में अधूरी पड़ी सड़क परियोजनाएं पूरी हो सकती थी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जा सकता था, युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित किए जा सकते थे। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को लिखा कि आज ही अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट का बखान कर जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है, लेकिन उन्हीं अखबार के पन्नों में दबी बजट के 20,000 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर करने की भी खबर बताती है कि सरकार की प्राथमिकता विकास और रोजगार जैसे मुद्दे नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में दूरदृष्टि और प्रभावी कार्यान्वयन की कमी के कारण इतनी बड़ी बजटीय राशि का सरेंडर होना निराशाजनक है। सिमरिया रेफरल अस्पताल में मरीजों को नहीं मिला एम्बुलेंस। सड़क हादसे में घायल युवकों को ले जाया गया था अस्पताल, परिजनों ने किया हंगामा। चतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत का उदाहरण सामने आया है। सिमरिया रेफरल अस्पताल में सड़क हादसे में घायल हुए युवकों को इलाज के लिए लाया गया था। यहां से उन्हें हजारीबाग रेफर कर दिया गया। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से परिजनों का निजी वाहन से दोनों को ले जाया गया था, जिससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक सिमरिया टंडवा मेन रोड पर बाबा पेट्रोल पंप के पास एक कोयला वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सिमरिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान हर्षनाथपुर निवासी 28 वर्षीय सुरभील भुइयां की मौत हो गई। अन्य 2 घायल मुकेश भुइयां और राकेश भुइयां को हजारीबाग रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं होने से परिजनों को निजी वाहन से घायलों को ले जाना पड़ा। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सुरभील के शव को सिमरिया मुख्य चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और मुखिया मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों का एनकाउंटर, शव हथियार बरामद। कोर इलाके में हो रही मुठभेड़, 2 जवान जख्मी। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें 16 नक्सली मारे गए हैं। डीआरजी और सीआरपीएफ के 500-600 जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। मामला केरलापाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली का है। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने बताया कि 16 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। इंसास, एसएलआर जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर्स के भी होने की आशंका है। अभी मुठभेड़ चल रही है। डीआईजी ने बताया कि वहीं 2 जवान भी जख्मी हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं। ऑपरेशन खत्म होगा तब सर्चिंग की जाएगी। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि नक्सलियों को और कितना नुकसान हुआ है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने 2025 में मुठभेड़ में 100 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। इसमें सिर्फ मार्च में ही 49 नक्सली मारे गए हैं। 100 सशक्त शख्सियतों की सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40वें स्थान पर। 100 सशक्त शख्सियतों की सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40वें स्थान पर। इंडियन एक्सप्रेस के पावर लिस्ट 2025 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 100 सशक्त शख्सियतों की सूची में 40वें स्थान पर हैं।
बीते वर्ष हेमंत सोरेन 93 नंबर पर थे। हेमंत सोरेन के इस सूची में इस स्थान पर आने के पीछे का कारण है कि उन्होंने पिछले साल के आखिर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालकर इतिहास रच दिया है। कथित भूमि घोटाले में 5 महीने जेल में बिताने के बावजूद वे चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मिले समर्थन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक सरकार को 30 से 34 विधानसभा सीटों पर अपनी स्थिति सुधार कर सत्ता में बने रहने में मदद की है। जेएमएम ने झारखंड के आदिवासी गढ़ के लिए खतरा पैदा करने वाले घुसपैठियों के भाजपा के राजनीतिक कथानक का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है। झारखंड के 7 जिले सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील। झारखंड के 7 जिले सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील हैं। इनमें रांची, पलामू, हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, पलामू जिला शामिल है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पर्व त्योहार में अक्सर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर शरारत कर स्थिति को तनावपूर्ण बना देते हैं, जो आगे चलकर सांप्रदायिक रूप ले लेता है। इसकी वजह से विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। झारखंड में छोटे छोटे त्यौहार भी संवेदनशील होते जा रहे हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में कम संवेदनशील त्योहारों में भी विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। झारखंड के जो क्षेत्र पहले सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील नहीं थे, अब वहां भी पर्व त्योहारों में अशांति का माहौल देखा जा रहा है। इसमें संथाल परगना के सभी जिले सहित कोडरमा जिला शामिल है। बोकारो और देवघर में अस्पताल, रांची में मेडिकल कॉलेज बनेगा। राज्य सरकार ने बोकारो और देवघर जिला में 100 बेड का कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को एक नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रांची जिला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। दरअसल श्रम नियोजन एवं कौशल प्रशिक्षण विभाग ने राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सफल कार्यान्वयन को लेकर कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। कार्यान्वयन से संबंधित स्थानीय समस्याओं के निपटारे तथा योजना के स्थानीय स्तर पर सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों में स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा। इसी तरह राज्य के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए औषधालय सह शाखा कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रत्येक जिले में योजना के तहत चल रहे चिकित्सालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चल रहे शाखा कार्यालय को एक ही परिसर में संचालित किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि बीमार व्यक्तियों को एक ही स्थान से चिकित्सक एवं नगद हित लाभ मिल सके। इसी तरह योजना के अस्पताल एवं चिकित्सालयों में आवश्यक दवाओं की समुचित आपूर्ति भी करने का प्रस्ताव है। हत्या पर हंगामा, शव के पास सड़क जाम। परिजनों ने कहा भूमाफियाओं की मदद से दिया गया घटना को अंजाम। जमीन विवाद के दरमियान अशोक भदानी उर्फ पप्पी राम और उसके पुत्र की बेरहमी से पिटाई की गई थी। दोनों के सिर पर वार किया गया था, जिसमें पप्पी की मौत हो गई है। वहीं उसका पुत्र अमोद भदानी जीवन मौत से जूझ रहा है। पप्पी की हत्या के बाद बदडीहा समेत आसपास के इलाकों में आक्रोश का माहौल है। शुक्रवार की देर रात को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। शव के साथ मृतक के परिजन और ग्रामीण नेशनल हाईवे पर उतर आए, बदडीहा में सड़क जाम कर दिया और मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मृतक के बड़े पुत्र सुबोध का कहना है कि उसके पिता मकान बना रहे थे और उसी में पानी डालने गए थे। इसी दौरान कैलाश राम और उनके घर वालों ने सुनियोजित योजना के तहत उसके पिता पर टूट पड़े और बेरहमी से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी घटना जमीन के पुराने विवाद के कारण घटी है। मेरी और उनकी जमीन अगल बगल है, जिस पर कैलाश राम बिना किसी कागजात के कब्जा किए हुए हैं। सुबोध का कहना है कि इस पूरे मामले का असली साजिशकर्ता शिव कुमार भदानी है, जो अन्य माफियाओं के साथ मिलकर लोगों की जमीन को हड़पने का काम करता है। शिव कुमार भदानी, उसके 2 बेटे और भतीजे ने मिलकर घटना को अंजाम दिया और खुद फरार हो गए हैं। हजारीबाग हिंसा केस में 4000 लोगों को नोटिस, अब जाना होगा कोर्ट, सख्त एक्शन की तैयारी। ईद और रामनवमी में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। दूसरा मंगला जुलूस के दौरान हुड़दंग मचाने वाले लोगों की पहचान करने, सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी एसपी अरविंद कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस घटना में षड्यंत्र की बू आ रही है। मंगला जुलूस में उपद्रव मचाने वाले चिन्हित हुड़दंगियों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। पर्दे के पीछे से इस घटना को अंजाम देने वाले दर्जनों असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर है। बहुत जल्द चिन्हित हुड़दंगियों के गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरा मंगला जुलूस पर उपद्रव मचाने वाले लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के माध्यम से की गई है। एसपी ने बताया कि ईद और रामनवमी में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 4000 लोगों को 107 का नोटिस थमाया गया है, जिन्हें एसडीओ कोर्ट में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें गंभीर सजा भुगतनी होगी। रांची नगर निगम ने गीले और सूखे कचड़े को लेकर बनाया नया नियम, पालन नहीं किया तो बंद होगी ये सुविधाएं।
रांची नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से अहम फैसला लिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग किए बिना कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, सोसाइटी या प्रतिष्ठान बार बार इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके घर या सोसाइटी के बाहर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जाएगा ताकि अन्य लोग भी सतर्क रहें। रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने बताया कि इस नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी। 100% डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण और स्रोत पर ही कूड़े के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। नगर निगम का यह कदम शहर को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे गीले और सूखे कूड़े को अलग करें और शहर की स्वच्छता में योगदान दें। झारखंड के निजी स्कूलों की मान्यता के लिए तय जमीन की शर्त में हो सकता है बदलाव, रामदास सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए नियमावली में तय भूमि की शर्त में बदलाव हो सकता है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। विभागीय मंत्री के निर्देश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शुरू की है। झारखंड में वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों की मान्यता के लिए शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष राज्य में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों का मामला रखा गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को स्कूलों की मान्यता को लेकर आवश्यक शर्त की जानकारी दी गई। बैठक में कहा गया कि निजी विद्यालयों को मान्यता देने के लिए शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल जमीन की शर्त रखी गई है, जिसकी पूर्ति शहरी क्षेत्रों में संभव नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जमीन को लेकर परेशानी हो रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने स्कूलों की मान्यता को लेकर आवश्यक जमीन की योग्यता कम करने को लेकर कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया है। राज्य में वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। फिर वर्ष 2019 में नियमावली में पहला संशोधन हुआ और अब दूसरा संशोधन हो सकता है। बोकारो में 29 अवैध कोयला खदानें ध्वस्त, वन विभाग ने ब्लास्टिंग कर बंद कराया। दूर तक सुनी गई आवाज, सुरंगों में भर गई पूरी तरह मिट्टी। बोकारो के बिरमो क्षेत्र में कोयला का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस मामले को डीसी विजया जाधव ने गंभीरता से लिया। गोमिया प्रखंड के रहवान, पचमो, दुर्दाग और बगियारी में 29 अवैध खदानों को बारूद से ब्लास्ट कर ध्वस्त कर दिया गया है। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। जिला प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से सुरंगों को ध्वस्त किया है। इसके बाद इन सुरंगों से कोयला खनन करना मुश्किल होगा। सुरंगों में पूरी तरह मिट्टी भर गई है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इधर पुलिस और प्रशासन की सक्रियता कम रहती है। इसका फायदा उठाकर कोयला माफिया यहां अवैध तरीके से सुरंग बनाकर कोयला खनन करते हैं। आरटीई के तहत अब 10 अप्रैल तक विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन। रांची के निजी स्कूलों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाते हुए 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इससे पहले 31 मार्च तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई थी। डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने तिथि बढ़ाने की घोषणा की थी। आरटीई के तहत 25 आरक्षित सीटों पर बीपीएल परिवार के बच्चों को दाखिला मिलेगा। इसके लिए नए पोर्टल www.rterachi.in पर आवेदन किया जा सकता है। विभाग की एडवाइजरी के अनुसार 1, 3 और अधिकतम 6 किलोमीटर की दूरी वाले चिन्हित स्कूलों में ही आवेदन किए जा सकेंगे। कोई अभिभावक नज़दीक का स्कूल छोड़कर 6 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल में आवेदन करेगा तो ये अमान्य होगा। अभिभावकों के लिए विभाग ने हेल्प डेस्क भी बनाया है। जिला समाहरणालय परिसर ब्लॉक ए समाहरणालय स्थित डीएससी कार्यालय कमरा 113 और झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय डोरंडा में हेल्प डेस्क बनाया गया है। कर्रा सीओ के खिलाफ गोलबंद आदिवासी समाज, बंधु तिर्की ने कहा सीओ कर्रा छोड़ो। खूंटी जिला में सीओ कर्रा के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आदिवासियों ने कहा कि हमको यह सीओ नहीं चाहिए। इस सीओ ने हमें जमीन के मामले में परेशान कर दिया है। उन्होंने सीओ को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आदिवासी समाज का कहना है कि जमीन के कागजों में किसी का सरनेम लेदा उराव है तो किसी का लौवा मुंडा भी है, किसी का धांधु है तो किसी का साधु भी है, किसी का टाइटल होरो है, खाका है। लेकिन यहाँ आए नए नए अधिकारी तो सही से लिख भी नहीं पाते हैं। तिर्की को खिड़की लिखते हैं। यह हालात है इनकी, खुद गलत करते हैं और फिर कहते हैं कि नाम सुधारने के लिए प्रज्ञा केंद्र जाइए। आदिवासी समाज का आरोप है कि जमीन की रसीद में भी सब उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। इसी सिलसिले में बंधु तिर्की ने अधिकारियों की कार्यशैली से लेकर उनके एजुकेशन पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जिला में पहली बार किसी अधिकारी को भगाने के लिए आदिवासियों का जुटान हुआ है, जिसमें आदिवासियों के विभिन्न संगठनों ने समर्थन किया और कर्रा के प्रखंड कार्यालय के गेट पर सीओ के खिलाफ सभा की और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कर्रा सीओ के खिलाफ धरना देने कर्रा पहुंचे।
आईजी ने जैप और आईआरबी के हेडक्वार्टर का किया निरीक्षण, जवानों के साथ की आम सभा। पलामू जिला के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने पलामू के लसलीगंज स्थित जैप 8 पर आईआरबी 10 के हेडक्वार्टर का निरीक्षण किया है। इस दौरान आईजी ने जैप 8 और आईआरबी 10 के जवानों के साथ आम सभा की और उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। झारखंड के विभिन्न इलाकों में जैप 8 और आईआरबी 10 की कंपनियां नक्सल विरोधी अभियान में तैनात हैं। पलामू के इलाके में सीआरपीएफ के क्लोज होने के बाद नक्सल विरोधी अभियान में आईआरबी एवं जैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। पलामू के लसलीगंज में जैप 8 का मुख्यालय है, वहीं जीएलए कॉलेज परिसर में आईआरबी 10 का मुख्यालय स्थित है। आईजी ने हेडक्वार्टर में तैनात जवानों एवं अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की है। जवानों ने कई बिंदुओं पर अपनी समस्याएं बताई हैं, जिसका समाधान के लिए आईजी स्तर पर पहल की जा रही है। एक लंबे अरसे के बाद जैप और आईआरबी के मुख्यालय का सीनियर पुलिस अधिकारी ने निरीक्षण किया है। कोलाहन जंगल में 28 जिंदा आईईडी बरामद, 23 डेटोनेटर, गन पाउडर भी जब्त। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप में की कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के एक पुराने डंप को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम जिमकी इकीर के पास जंगली पहाड़ी इलाके में यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि नक्सली इस क्षेत्र में हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रख रहे हैं। सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 28 आईईडी बरामद किया था। इसके अलावा 23 डेटोनेटर और 25 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम गन पाउडर और 50 स्विच भी मिले हैं। साथ ही 250 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 150 मीटर सेफ्टी फ्यूज और एक सिंटेक्स भी बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते की मदद से सभी विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस अभियान में चाईबासा जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 197 बटालियन की टीम शामिल थी। म्यांमार में भूकंप, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, 1,000 मौतों की पुष्टि। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिरी, 110 लोग दबे। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा कि मरने वालों का आंकड़ा 1,000 को पार कर चुका है, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।